नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समागम का प्रतीक बने कार्यक्रम। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर फिर बोला हमला। कहा, माहौल बिगड़ रहा है, प्रधानमंत्री और उनकी टीम को ना है समझ और ना समस्या से निपटने की क्षमता। वहीं सुशांत राजपूत और मौत मामले में बिहार सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, सियासी फायदा लेना चाहते हैं नीतीश कुमार। विधायक खरीद फरोख्त मामले में गहलोत सरकार का फैसला। बागी विधायकों पर लगा राजद्रोह का मुकदमा वापस। केस एसओजी से एसीबी को ट्रांसफर। और दिग्गज रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी का निधन। पीएम मोदी ने जताया शोक। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थे अलकाजी। तो राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहां वो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास भी करेंगे। भव्य समारोह के लिए अयोध्या में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि कोरोना के चलते एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। आइए अब आपको पीएम मोदी का पूरा शेड्यूल बताते हैं। 5 अगस्त को सुबह 9:35 पर पीएम मोदी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। 1 घंटे बाद यानी 10:35 पर वो लखनऊ पहुंचेंगे। यहां से 5 मिनट बाद यानी 10:40 पर वो अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और 11:30 बजे पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और 12:30 बजे भूमि पूजन में शामिल होंगे। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम सबके हैं और सबको सम्मति देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कृपा से ये कार्यक्रम उनके संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बने। चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रियंका ने राम मंदिर को लेकर अपने बयान में क्या कहा है। दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों में धर्म, नीति, कर्तव्य परायणता, त्याग, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक राम कथा अनेक रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती चली आ रही है। श्रीहरि के अनगिनत रूपों की तरह ही राम कथा, हरि कथा अनंता है। युग युगांतर से भगवान राम का चरित्र भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का सूत्र रहा है। भगवान राम आश्रय हैं और त्याग भी। राम सबरी के हैं, सुग्रीव के भी। राम वाल्मीकि के हैं और भास के भी। राम कंबन के हैं और एशुत्त छन के भी। राम कबीर के हैं, तुलसीदास के हैं, रैदास के हैं। सबके दाता राम हैं। गांधी के रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मति देने वाले हैं। वारिस अली शाह कहते हैं, जो रब है वही राम है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त राम को निर्बल का बल कहते हैं। तो महाप्राण निराला वह एक और मन रहा राम का, जो न थका की कालजयी पंक्तियों में भगवान राम को शक्ति की मौलिक कल्पना कहते हैं। राम साहस हैं, राम संगम हैं, राम संयम है, राम सहयोगी हैं, राम सबके हैं। भगवान राम सबका कल्याण चाहते हैं, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आगामी 5 अगस्त 2020 को रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। भगवान राम की कृपा से यह कार्यक्रम उनके संदेश को प्रसारित करने वाला राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्य बने। जय सिया राम। और वहीं 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती बीजेपी पर ही हमला करती दिख रही हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाते हुए तीखे शब्दों में कहा है कि राम के नाम पर बीजेपी का पेटेंट नहीं हुआ है। उमा भारती ने कहा कि राम का नाम अयोध्या या बीजेपी के बाप की बपौती नहीं है और ये सबकी है, जो बीजेपी में है या नहीं है, जो किसी भी धर्म को मानते हो, जो राम को मानते हैं, राम उन्हीं के हैं। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है।
ये सबकी ही, जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। वहीं रामानंद समुदाय के प्रमुख और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने अयोध्या में हो रहे श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में छत्तीसगढ़ के संतों को आमंत्रित न किए जाने पर निराशा जताई है। साथ ही कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए पुरखों का योगदान रहा और उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस को राम मंदिर का श्रेय नहीं लेना चाहिए। कि अयोध्या में जो राम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन शिलान्यास होने जा रहा है, उसमें 200 लोगों को चिन्हांकित करके आमंत्रित किया गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि 200 लोगों में छत्तीसगढ़ के एक भी किसी व्यक्ति को, स्थानधारियों को, नहीं कोई राजनेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। इस बात की निराशा जरूर है, मुझे तो मिला भी नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ के रामनामी समुदाय को अयोध्या के भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया है, जिसे लेकर अब चारों तरफ चर्चा होने शुरू हो गई है, क्योंकि रामनामी समुदाय वो समाज है जिसकी हर चीज में भगवान राम बसते हैं। रामनामी समाज अपने पूरे शरीर पर राम नाम के टैटू बनवाए रखता है और इतना ही नहीं, कपड़े भी राम लिखे हुए ही पहनता है। ये निर्गुण उपासना है और मंदिर में उन्हें रोक दिया गया था, इसलिए वो मंदिर न उन्होंने मंदिर बनाए हैं न वे मंदिर में जाते हैं। ये संप्रदाय जो है ये पूरे शरीर पर राम नाम का गोदना करवाता है और राम को जोड़े हुए राम यानी एक बार राम 2 बार राम लिखते हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप 2 बार राम क्यों लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक राम राम का और दूसरा राम हमने राम को अपने में समा लिया है, उस राम का। ये राम हमारे साथ जाएंगे। वहीं अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्सव रायपुर में भी दिखेगा। अयोध्या में भूमि पूजन के मौके पर रायपुर के दूधाधारी मठ में भगवान राम का विशेष श्रृंगार होगा। अयोध्या में जब भूमि पूजन हो रहा होगा भगवान श्री राम के मंदिर का, तब रायपुर में भी दीपावली कम नहीं होगी। मैं आपको एक कैंपस दिखा रहा हूँ। ये दूधाधारी मठ का प्रांगण है। ये जो मठ है इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है धार्मिक तौर पर, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। और भगवान श्री राम का जो पूजन होना है अयोध्या में, जो उनकी मंदिर को लेकर लोगों में उत्साह है पूरे देश में, उस स्थिति को यहाँ पर भी महसूस किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये जो मंदिर है दूधाधारी मठ का प्रमुख जो मंदिर है, यहाँ पर भगवान राम विराजमान हैं, माता जानकी यहाँ पर विराजमान हैं और इस जगह पर लोगों की आस्था है भगवान श्री राम से जुड़ी हुई। और ये जो मंदिर है यहाँ पर भगवान का कल विशेष श्रृंगार किया जाएगा। यानी इस मंदिर में जो आप दर्शन कर रहे हैं, इस मंदिर में कल विशेष श्रृंगार किया जाएगा, विशेष पूजन किया जाएगा। और इस मंदिर की खासियत है कि केवल साल में 3 बार ऐसा श्रृंगार होता है। लेकिन क्योंकि अयोध्या में जिस प्रकार से पूजन हो रहा है, इस अवस्था को यहाँ पर महसूस करते हुए यहाँ पर चौथी बार, पहली बार भगवान का चौथी बार श्रृंगार किया जाएगा। और इस पूरे कैंपस में दीपावली की तरह यहाँ पर उत्सव होगा। और जिस प्रकार से अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी एक झलक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस मंदिर में देखी जा सकेगी। और इस मंदिर की खासियत ये भी है कि भगवान श्री राम को मानने वाले लोग यहाँ पर आएंगे और भगवान श्री राम के आशीर्वाद को महसूस करने की कोशिश करेंगे और अयोध्या का जो माहौल है उसे यहाँ पर भी महसूस किया जा सकेगा। स्वराज एक्सप्रेस की रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश सिंह के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। होल ऑफ ईस्टर्न इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंक्लूड करके वहाँ क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सेस नेग्लिजिबल है। कहीं हमने इरिगेशन पे बहुत फोकस किया, कहीं पे बिल्कुल नहीं किया। रेनफेड एरिया रह गई और इरिगेशन में ज़्यादा ध्यान दे दिया है। किसान की वित्तीय हालत बहुत ख़राब है। तो आपको डेवलपमेंट के लिए अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए, मार्केट चाहिए, क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए। लेकिन हमारी पॉलिसीज अभी भी इस तरह की पॉलिसीज हैं
जो फूड इनसिक्योरिटी वाली हैं। देखिए हिंद किसान की बात आज रात 8:30 बजे सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिनेता सुशांत सिंह के मौत के केस की CBI जांच की सिफारिश की है। सुशांत के पिता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने केस की CBI जांच कराने की सिफारिश की है। सुशांत का परिवार केस की CBI जांच की मांग कर रहा था और नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सुशांत का परिवार CBI जांच की मांग करेगा तो केस की CBI जांच कराई जाएगी। तो सुशांत केस में हम जिस तरह से देखते रहे, रोज एक नया मोड़ सामने आ रहा है और आज बिहार सरकार ने भी CBI जांच की यहां सिफारिश की है। इसी पर बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि जिस तरह से सुशांत के परिवार वालों ने बिहार सरकार को अप्रोच किया और कहा कि CBI जांच की जाए, और अब बिहार सरकार की तरफ से भी आ रहा है कि CBI जांच की वो सिफारिश कर रहा है, तो क्या बिहार सरकार के पास वो पावर है कि वो इस जांच के लिए बोल सकती है कि हाँ CBI जांच हो सकती है इस केस में? आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जो हैं बहुत पुराने नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार MP रहे। उनको ये पूरी जानकारी है, समझ है कि क्या पावर है स्टेट गवर्नमेंट की। भारत जो है वो फेडरल देश है जहाँ अलग अलग राज्यों की अलग अलग पावर है। और CBI का जहाँ तक सवाल है, केवल 2 ही तरह से CBI जांच का आदेश दिया जा सकता है। या तो कोई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि फलाने फलाने मामले में CBI जांच हो, या फिर जिस राज्य में घटना घटी है उस राज्य की सरकार ये सिफारिश करे कि CBI जांच हो। तो घटना घटी है महाराष्ट्र में जी, कोर्ट ने बोला नहीं है, तो टेक्निकली बिहार सरकार की इस सिफारिश का कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र सरकार या CBI दोनों ही इस पे अमल नहीं करेंगी अगर कानून पे चलना है तो, क्योंकि तीसरा कोई तरीका नहीं है कि CBI जांच कोई दूसरा राज्य कर सके। आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें एक स्टेट के लोगों में कोई घटना घटती है और दूसरे स्टेट के लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता है। तो कल अगर हर स्टेट दूसरे राज्य के मामले में दखल करने लगे तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा। जी सर, इसी पर ही आपसे जानना चाहूंगी कि कानून क्या कहता है, कानून का तकाजा क्या कहता है कि एक ही केस की FIR बहुत सारे राज्यों में हो सकती है? देखिए, एक केस की एक FIR होती है। पहले जहाँ पे घटना घटती थी केवल उसी थाने में FIR होती थी जी। जुरिस्डिक्शन की बात आती है कि जिस थाने के क्षेत्र में हम पहले सुनते थे कि कोई घटना घटी बॉर्डर एरिया पे, तो 2 थानों के बीच में लड़ाई होती थी कि किस थाने में केस रजिस्टर होगा। अभी 2013 में थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ था और होम मिनिस्ट्री ने 2013 में ऑर्डर जारी किए थे कि घटना कहीं भी हो FIR किसी भी थाने में दर्ज कर सकते हैं ताकि लोगों को भागना ना पड़े FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन वो थाना अगर उसके क्षेत्र में जुरिस्डिक्शन में घटना नहीं हुई है तो वो थाना जांच नहीं कर सकता है। उस FIR को 0 FIR मानकर भेजना पड़ता है उस इलाके में जहाँ पे घटना घटी है। तो अगर बिहार में FIR दर्ज हो रही है तो वो FIR जो है महाराष्ट्र भेजनी पड़ेगी बिहार गवर्नमेंट को 0 FIR मान के, और उस पर जांच महाराष्ट्र की पुलिस करेगी। बिहार की पुलिस ये नहीं कर सकती है। अगर ये परंपरा चलेगी तो पूरा सिस्टम हमारा ध्वस्त हो जाएगा। अब आप देखिए, अभी पिछले हफ्ते एक खबर आई सैफुद्दीन सोज की जी। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो गिरफ्तार नहीं है। सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि मैं गिरफ्तार हूँ, कांग्रेस पार्टी के हैं। बकायदा वीडियो। अब मान लीजिए कांग्रेस की कोई राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार मान लीजिए, अपनी पुलिस कश्मीर भेज दे कि सैफुद्दीन सोज के मामले में हम जांच करना चाह रहे हैं, तो क्या कश्मीर पुलिस अलाउ करेगी? या बिहार में शेल्टर होम स्कैंडल हुआ, उसमें कुछ लोग महाराष्ट्र के होंगे जिनके रिश्तेदार, आज अगर उनके परिवार वाले महाराष्ट्र में FIR कर दें तो क्या महाराष्ट्र सरकार अपनी पुलिस को बिहार में भेज सकती है मुजफ्फरपुर में जांच के लिए? क्या बिहार सरकार अलाउ करेगी? कोई भी सरकार दूसरी की पुलिस को अलाउ नहीं कर सकती है जांच करने के लिए। दूसरे प्रदेश की पुलिस केवल अपने इनपुट दे सकती है
वो सहयोग कर सकती है। जी, सहयोग कर सकती है। जो सहयोग के बारे में बताया भी जा रहा है, बिहार पुलिस के कई बार ये आरोप भी सामने आ रहा है कि मुंबई पुलिस इतना ज़्यादा सहयोग नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंटेंशन का भी, एक इरादे का भी सवाल आ जाता है सर कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये जो विवाद सामने आ रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या हो सकते हैं, इरादा क्या हो सकता है? क्या सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने का भी कोई इरादा दिख रहा है इन सब विवादों में? पूरे केस में आपको वैसी झलक दिखेगी जैसे आपको याद है बहुत सारे विवादास्पद केसों में हुए, आरुषि कांड में हुई, इस सब में हुई। तो क्या कुछ जो केस होते हैं वो आम आदमी के मन में समा जाते हैं। सुशांत सिंह की आत्महत्या या मृत्यु अगर अभी आप कहें तो उसने पूरे देश को झकझोरा है, ये वाकई ही सच बात है। और उसकी एक छवि थी जिससे आम व्यक्ति रिलेट कर रहे थे। तो लोगों में आज भी इतना समय भी, इतने हफ्ते बीत जाने के बाद भी आप आम लोगों से बात कीजिए तो एक टीस है कि ऐसा उस व्यक्ति ने कैसे किया, जो व्यक्ति इतना खुशदिल नजर आता था। लेकिन जो हो रहा है वो इंसाफ से अलग है। हम ये नहीं मान सकते कि जो महाराष्ट्र सरकार जांच कर रही है वो इंसाफ ना दिलाने के लिए कर रही है। हम ये नहीं मान सकते अभी बीच में, अभी तो महाराष्ट्र सरकार ने जांच पूरी नहीं की है जी। अभी उसने कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की है जी। अभी उसने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट पे काम किया है। FIR ऐसे मामलों में पहले नहीं होती है, पहले ADR होती है, और अगर ADR में कुछ मिलता है तो उसको मर्डर केस में बदला जाता है। तो अब ये मानना कि वो सरकार कुछ नहीं कर रही है और इश्यू को लगातार इस तरह से करना कि जहाँ किसी का अधिकार क्षेत्र भी नहीं है वो लोग इसमें कूद पड़े, तो जस्टिस तो और डिलेड होगा, जस्टिस जल्दी नहीं मिलेगा और देरी होगी इसमें। तो जहां जस्टिस की दरकार हो रही है वहीं ये भी है कि कहीं ना कहीं विवादों के बीच में, अगर जैसे महाराष्ट्र पुलिस और ये जो बिहार पुलिस के बीच में जो विवाद है सर, उससे कहीं ना कहीं CBI जांच को लेकर बात जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है आपका? दो स्टेट में विवाद नहीं है, विवाद क्रिएट किया जा रहा है। कानून बिल्कुल साफ है, जहां घटना हुई उसी राज्य की पुलिस जांच करेगी जी। दूसरी कानून बिल्कुल साफ है कि अगर घटना का नेचर ऐसा है तो कोर्ट उसमें आदेश दे सकता है, केंद्र सरकार भी नहीं दे सकती है। या तो खुद राज्य सरकार कहे महाराष्ट्र की कि हमें CBI जांच चाहिए जी। या कोई कोर्ट आदेश करे। तीसरा कोई प्रावधान है ही नहीं। और जो ये बहस बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि जो बिहार के पुलिस के चीफ हैं या बाकी लोग हैं या वहाँ के मंत्री हैं या वहाँ के गवर्नमेंट है उनको कानून नहीं मालूम है, सबको कानून मालूम है। तो सवाल ये है ये फिर भी क्यों हो रहा है, जवाब इसी में छुपा है। शुक्रिया गुरदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये पॉइंट्स कुछ बहुत ही यहाँ पर हाईलाइट करते हुए कि कानून आखिर क्या कहता है। सिफारिशें हो रही है, बिहार सरकार ने भी जिस तरह से सिफारिश करी है, लेकिन कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जहाँ पर जो घटना घटी है, जैसे महाराष्ट्र में घटी है, तो मुंबई पुलिस को ही पहला राइट होता है इस केस को जांच करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, सुशांत सिंह राजपूत केस में हो रही बयानबाजी पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। आदित्य ने कहा कि इस मामले में गंदी राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में लोगों से संबंध हैं पर वो गलत नहीं। आदित्य ने कहा कि किसी के पास इस मामले में सबूत हैं तो पुलिस के पास जाएं। आदित्य ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के पोते होने के नाते वो ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। वहीं राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने बागी विधायकों को बड़ी राहत दी है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने राजद्रोह का केस वापस ले लिया है। बागियों पर लगाया गया 124A की धारा वापस ले ली गई है। साथ ही SOG ने इस केस को एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया है। आपको बता दें कि बर्खास्त डिप्टी CM सचिन पायलट ने बागियों पर राजद्रोह का केस दर्ज करने पर नाराजगी जताई थी। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने SOG के बहाने सरकार पर निशाना साधा है। विड्रॉ करने से ये चीज़ समझ में आ गया कि सरकार गलती पर थी और इसलिए उसको विड्रॉ करना पड़ा। विड्रॉ करना अपने आप में सरकार की एक नैतिक हार है और उस षड्यंत्र का भी साफ तौर पर एक खुलासा है जिसके प्रति सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इन SOG और ACB के भय से निर्दलीय और रीजनल पार्टीज के विधायकों को डराना चाह रही थी। उसमें सफल भी हुई, लेकिन इस बात से साबित हो गया कि सरकार, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए SOG और ACB को, राजस्थान की पुलिस को इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग कर रही है। और वहीं बागी विधायकों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान के बागी कांग्रेस विधायकों को वापसी के लिए बातचीत से पहले बीजेपी से दोस्ती तोड़नी होगी, साथ ही उसकी मेजबानी छोड़कर घर लौटना होगा।
उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़ें। सबसे पहले वो वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी की आओ भगत मेहमान नवाजी छोड़ें, मनोहर लाल खट्टर जी की भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार का सुरक्षा चक्र छोड़ें। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी पर एक बार फिर हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास ना तो समस्या की समझ है और ना ही उनसे बाहर निकलने की क्षमता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अर्थव्यवस्था पर से लोगों का विश्वास और भरोसा खत्म हो गया है, माहौल बिगड़ गया है। प्रधानमंत्री और उनकी टीम के पास समस्या को सुलझाने के लिए ना तो समझ है और ना ही सही उपायों की जानकारी और ना ही क्षमता। जल्द ही वो वक्त आएगा जब हर भारतीय सच्चाई को समझने के लिए मजबूर होगा। वहीं दिल्ली हिंसा मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद से 5 घंटे तक पूछताछ की। अपूर्वानंद का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया और इस पूछताछ के बाद प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं। पुलिस के मुताबिक हिंसा के अगले दिन प्रोफेसर अपूर्वानंद को घटना वाली जगह देखा गया था। बढ़ते हैं आगे। संघ लोक सेवा आयोग ने 2019 के सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आपको बता दें, प्रदीप सिंह ने सिविल सेवा परीक्षा में टॉप किया है, जबकि जतिन किशोर सेकंड टॉपर बने हैं। वहीं प्रतिभा वर्मा तीसरी टॉपर हैं, यानी लड़कियों के वर्ग में प्रतिभा वर्मा ने प्रथम स्थान पाया है। सिविल सेवा परीक्षा में इस साल कुल 829 छात्र सफल हुए हैं। नहीं करा था कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी, हालांकि मैं कॉन्फिडेंट था। हमारे लिए देखो इतना खुशी का बात है, मेरे पास आज वर्ड्स का कमी है वो बोलने के लिए। आने वाले समय में हमारा बच्चों को इतना मोटिवेशन मिलेगा और भी, और साधारण परिवार से, एक फार्मर फैमिली से आके साधारण स्कूल में पढ़ाई करके, छोटूराम यूनिवर्सिटी में आके इंजीनियरिंग करके, वो भी कंट्री का टॉपर बनना इतना इजी काम नहीं है। वहीं यूपीएससी में 14वीं रैंक हासिल कर भोपाल के अनमोल जैन का IAS बनने का सपना पूरा हुआ है। अनमोल को 5वें प्रयास में कामयाबी मिली है और उनका कहना है कि लवो प्रदेश में सेवा करना चाहते हैं। मेरे को ये 5th अटेम्प्ट में फाइनल रिजल्ट आया मेरा, और उद्देश्य तो हमेशा से एग्जाम क्लियर करने का था। समाओ में क्लियर नहीं कर पा रहा था, बट इस बार फॉर्चुनेटली लक साथ था तो फिर पास हो गया। अगर मध्य प्रदेश में जाता है तो अच्छा, बट काफ़ी सब्जेक्ट है, अभी कुछ भी मिल सकता है, तो ऐसा कुछ मतलब अभी से सोच के नहीं रखा है इस बारे में। और वहीं सिविल सेवा परीक्षा में चयनित सभी युवाओं को पीएम मोदी ने बधाई दी है। साथ ही जो युवा असफल हुए हैं उनसे निराश ना होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जीवन में अवसर से भरा और कोई तक के अवसर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 में सफलता हासिल करने वाले सभी ऊर्जावान युवाओं को बधाई। सार्वजनिक सेवा का एक रोमांचक और संतोषजनक करियर आपका इंतजार कर रहा है, मेरी शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने असफल छात्रों के लिए लिखा कि वैसे युवाओं के लिए जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2019 में वांछित परिणाम नहीं मिला, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जीवन में कई अवसरों से भरा हुआ है और आप में से हर कोई मेहनती और परिश्रमी है। आपके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।
वहीं भारतीय रंगमंच की मशहूर हस्ती इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया है। वे 95 साल के थे और दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में अंतिम सांस ली उन्होंने। अलकाजी देश के कई बड़े कलाकारों के गुरु रहे हैं और देश में थिएटर को शिखर तक पहुंचाने जैसा बड़ा काम उन्होंने किया था। वो बड़े ड्रामा टीचर थे और इस योगदान को देखते हुए अलकाजी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 1940 से 1950 तक के दशक में वो मुंबई में थिएटर के सबसे बड़े कलाकार थे। वे 15 सालों तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रहे। डायरेक्टर के तौर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मॉडर्न इंडिया का शानदार थिएटर बनाया। भारत में रंगमंच की स्थापना एवं उसके विकास में योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च सांस्कृतिक पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया था। साथ ही फ्रांस ने उन्हें द यूनिवर्सल मैन की उपाधि भी दी थी। वहीं पीएम मोदी ने इब्राहिम अलकाजी के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर इब्राहिम अलकाजी के योगदान को याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि श्री इब्राहिम अलकाजी को पूरे भारत में रंगमंच को अधिक लोकप्रिय और सुलभ बनाने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। कला और संस्कृति की दुनिया में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। उनके निधन से दुखी हूं। मेरे विचार उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।